हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे केफावर हैरिस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है। जो हमारा फूड एंड ड्रग एक्ट था उसको हमने अमेंड कर किया था, क्योंकि जो सल्फर निलामाइड डिजास्टर हुआ था 1937 में, तो उसके बाद 1938 में फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट आया था। ठीक है। तब उन्होंने क्या बोला था कि जो आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसे मार्केट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनिमल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर उस जो ड्रग मार्केट में आने वाला है उसकी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा था उस एक्ट में 1938 के एक्ट में। ओके। लेकिन जब उसके बाद न्यूरेमबर्ग कोड हुआ, उसके बाद थैलिडोमाइड डिजास्टर हुआ, एंड उसके बाद क्या हुआ, जो थैलिडोमाइड डिजास्टर था उस उन्होंने क्या किया, जो मेंस पे ट्रायल किया और मार्केट में ला दिया ड्रग्स। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वो ठीक नहीं था। उसकी वजह से क्या हुआ, 10,000 चिल्ड्रन क्या हुए, डिफॉर्मेटिव पैदा हुए। ठीक है। तो जो ये केफावर हैरिस अमेंडमेंट है वो इसीलिए आया था कि आप सिर्फ एनिमल पे टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही सिर्फ बोल सकते हो कि सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस है। ठीक है। तो जो अमेंडमेंट हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट थे जॉन केनेडी, ओके, जॉन केनेडी जो प्रेसिडेंट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस एक्ट के पीछे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया इस एक्ट में कि जो भी आप इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो और जो भी सेफ्टी चेक कर रहे हो ड्रग की, उसका क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किया है तो बस किया है, नहीं, फेक नहीं चलेगा। आपके पास एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उस डॉक्यूमेंट में जैसे कि हमारा जो एक यूनिट है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, तो उसमें क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट में मतलब क्या डिसीजन लिए है, क्या ऑब्जर्वेशन है पेशेंट का, कौन सा डोज दिए है, कौन सा डोज कम किया है, ये सारे उस डॉक्यूमेंट में होता है और डिटेल्ड होती है। तो ऐसे ही हमें वो किस काम के लिए आती है, एविडेंस के रूप में हमें वो काम आता है वो डॉक्यूमेंट। तो ऐसे एविडेंस क्या चाहिए, उस ड्रग को मार्केट में लाने से पहले उनको सबमिट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक्ट ही था केफावर हैरिस अमेंडमेंट। क्यों इतना सारा क्यों किया, क्योंकि वो जो ड्रग है ना, तो एविडेंस के तौर पर वो जो ड्रग है जो मार्केट मैन्युफैक्चर के बाद मार्केट में आने वाला है, उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस चेक करके उस पे एडिक्वेट लेबलिंग, उस पे मतलब उस पे एडिक्वेट लेबलिंग करनी है ना। मतलब जैसे कि अब इन्होंने बहुत ट्रायल किया एनिमल पे या मेंस पे किए, उसके बाद भी उसका क्या हो रहा है, ड्रग यूज करने के बाद जब वो सनलाइट में आ रहा है तो वो टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, या फिर ऐसे बाद में हमें कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस हमें पता चल रहे हैं उस ड्रग के। तो उनका मतलब क्या था कि आप पहले इसे ऐसी सेफ्टी और ऐसी इफेक्टिवनेस के साथ चेक करो और उसके बाद उस पे लेबलिंग करो कि ये ड्रग अब सेफ है यूज करने के लिए। ठीक है। क्यों, और जो फार्मक विजिलेंस है, अब आपके मन में अगर क्वेश्चन आया होगा, आपने स्टडी की होगी तो आया होगा क्वेश्चन कि हम ड्रग को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो एनिमल टेस्टिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रायल करते हैं, उसके बाद भी फार्मक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है उसको चेक करने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट आ रहा है। तो फिर यहाँ सेफ लेबलिंग के बाद वो कैसे आएगा साइड इफेक्ट। तो यहाँ मेन डिफरेंस ये है, ये लेबलिंग होती है सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए। मतलब ये ड्रग की कोई ऐसा इफेक्ट शो ना कर रहा हो जैसे कि वो सनलाइट में टॉक्सिक हो रहा हो, ऐसे इफेक्ट उसने नहीं दिखाने चाहिए, इसलिए ये सेफ यूज होता है। ठीक है। मतलब जैसे मास पॉइजनिंग हो गई है ना, तो इसमें एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है इसकी वजह से।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो फार्माकोविजिलेंस होता है वो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग, और क्या होता है, एक कुछ ना कुछ फंक्शन को, जैसे किडनी हो, जैसे कि लीवर हो, या कोई और फंक्शन को वो क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, ये देखने के लिए फार्माकोविजिलेंस होता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है, वो क्या होता, एक ड्रग अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग अफेक्ट भी, एडवर्स इफेक्ट भी दिखा सकता है अलग अलग इंसान पे, ठीक है। वो काम होता है फार्माकोविजिलेंस का, कि ये इफेक्ट दिखा रहा है तो ये क्या है, इसकी स्टडी वो करते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ड्रग करते लोगों को सेम रिएक्शन हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका मतलब होता है इस ड्रग में ऐसा सब्सटेंस है जो सबको हार्मफुल है ना, ऐसा होता है। तो हम अब ये पढ़ लेते हैं कि फॉर अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। द यूएस के फॉर हैरिस अमेंडमेंट, और इसे ड्रग एफिकेसी अमेंडमेंट भी कहते हैं, is the 1962 amendment to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act. The Kefauver-Harris Amendment to the Food, Drug and Cosmetic Act, also known as the Drug Efficacy Amendment of 1962, was signed by President John Kennedy and required that all new drug applications demonstrate substantial evidence of a drug efficacy for the market indication, in addition to the existing requirement of demonstrating the drug's safety and adequate labeling for a safe use. ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ हेलिस की। डिक्लेरेशन ऑफ हेलिस की क्या है, जो 1962 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया था, ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलिस की इशू किया था, ठीक है। तो और उसमें क्या किस लिए इशू किया था, उन्होंने इंटरनेशनल इथिकल गाइडलाइंस मतलब उनको प्रोवाइड करनी थी, उनको इस्टेब्लिश करनी थी फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल रिसर्च जिसमें ह्यूमन का यूज हो, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो एज ए सब्जेक्ट वहाँ इन्वॉल्व है, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनली इथिकल गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की थी कि उस जो ह्यूमन जो सब्जेक्ट है उसके वेलबींग, सेफ्टी और उसके राइट का ख्याल रखा जा सके, इसीलिए ये गाइडलाइन उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो डिक्लेरेशन इज स्टिल इन यूज, मतलब टुडे उसमें क्या होता है कि आज के डेट में भी उसमें अलग अलग मतलब अमेंडमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है हमारे हिसाब से, ठीक है। मतलब हमारे हिसाब से मतलब तुम्हारे और मेरे हिसाब से क्या नहीं, हमारे हिसाब से मतलब एज अ रिक्वायरमेंट जैसी है उस तरह से वो क्या होता है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन उसमें बदलाव करते हैं, और वो गाइडलाइंस जो सब्जेक्ट आज के टाइम पे सब्जेक्ट को बहुत ही राइट्स है, मतलब और होने भी चाहिए, मतलब होने भी चाहिए ना, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पहले सब्जेक्ट को बहुत ही मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि हमने पैसे दिए है ना तो आपको क्या है करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब उसका ना राइट का ध्यान रखा जाता था ना उसकी वेलबींग का। लेकिन आज के डेट पे ऐसा नहीं है, दे रहे हो पैसा हो ठीक है, लेकिन जान थोड़ी ना देगा इंसान, है ना। तो उसके अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग शो कर रहा हो ना अफेक्ट, तो रिसर्चर्स के पास भी वो राइट होता है कि वो विड्रॉ कर मतलब वो होल्ड करे रिसर्च, और जो सब्जेक्ट है उनके पास भी राइट होता है कि वो विड्रॉ करे एट द लास्ट स्टेज, ओके। Declaration of Helsinki, the World Medical Association issued the Declaration of Helsinki in 1964, the establishing international ethical guidelines for conducting clinical research involving human subject. The declaration is still in use today with regular updates. जैसे रेगुलर अपडेट के साथ हम आज भी उसे यूज करते हैं, ठीक है। अब है नेशनल रिसर्च एक्ट। अब नेशनल रिसर्च एक्ट क्या है, ये जो पास हुआ था वो हुआ था यूएसए में 1974 में, ठीक है। वो जो थे एडवर्ड जनरल सीनेटर थे, मतलब हमारे जैसे पार्लियामेंट में होते हैं सदस्य सदस्य, तो वैसे थे वो वहाँ एडवर्ड केनेडी, उन्होंने क्या किया था, ये जो
एक्ट बनाया था, ये लॉ बनाया था, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। एंड जो ये मतलब ये जो एक्ट था, उन्होंने क्या किया था, ग्रुप फॉर्म किया था जिसे नेशनल कमीशन कहते। और वो नेशनल कमीशन का काम क्या था कि वो प्रोटेक्ट करे सब्जेक्ट को, जो बायोमेडिकल एंड बायो बिहेवियरल रिसर्च में जो इन्वॉल्व सब्जेक्ट है उसको क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। उसके लिए वो क्या करे, मतलब उनका काम काम क्या था, उनका काम था मेड टू मेक रूल्स फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग पीपल एंड मेक श्योर दैट रिसर्च इज डन इथिकली एंड सेफली। जो रिसर्च हो रहा है वो क्या हो, इथिकली एंड सेफली परफॉर्म हो, ये मेक श्योर करना काम किसका था, नेशनल कमीशन का। और उनके लिए रूल्स बनाना भी किसका काम था, नेशनल कमीशन का ही काम था। नेशनल कमीशन, sorry, 1974 National Research Act. The National Research Act is a law passed by United States government in 1974. It was created after a lot of discussion in Congress about research involving people. Senator Edward Kennedy played a big role in making this law. The law led to the formation of a group called the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. This group was made to make rules for research involving people and to make sure that such research is done ethically and safely. The law was mainly a response to a study called Tuskegee Syphilis Study, which was very controversial. आपको याद होगा जो 1932 से 72 तक जो तजगी सेफाली स्टडी हुई थी, जो हमने कल परसों के लेक्चर में कल के लेक्चर में ही देखी थी। तो उसके बाद ये नेशनल कमीशन एक्ट आया, क्योंकि उस तजगी सेफाली स्टडी में क्या हुआ था, जिसको याद है वो शॉर्ट में कमेंट में लिखो, और जिसको नहीं याद वो सुनो। क्या है वो तजगी सेफालिस जो स्टडी थी वो क्या थी, जो यूएसए की पब्लिक हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्या किया, अनइथिकल क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया था वो अफ्रीका में, जहाँ पे उन्होंने 600 अफ्रीकन मेंस लिए थे और 399 वुमेन्स ली थी जिनको सेफेलिस था। और उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था कि उनके बैड ब्लड के लिए हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त उनको जो हेल्थ केयर और मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं कि उनको क्या है, शेफाली से। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको देखना था कि वो नेचुरली कैसे प्रोग्रेस होता है, मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अनट्रीटेड सेफेलिस कैसे बिहेव करते, ये देखना था, उनका एम था। और 1947 में पेनिसिलिन जो था उस पे वो स्टैंडर्ड क्योर था उस सेफेलिस पे, तभी उन्होंने क्या किया, वो पेनिसिलिन किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि उनका एम उन्हें कंप्लीट करना था। तो ये जो ट्रायल था वो 40 इयर्स तक चला था। उसके बाद जो बक्सटन एक रिपोर्टर था, उन्होंने एक्सपोज किया था एक कैंडल को, और इसके बाद जो भी इशू है, बेलमेंट रिपोर्ट आया, उसके बाद इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड आया, उसके बाद नेशनल रिसर्च एक्ट आया। मतलब उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए रिसर्चर्स भी। ठीक है, तो अब हमारा रहा है बेलमेंट रिपोर्ट। तो बेलमेंट रिपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं, बेलमेंट रिपोर्ट, उसके बाद ये क्लिनिकल रिसर्च का हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। जो बेलमेंट रिपोर्ट था उसको बनाने में, जो इशू करने में जेम्स लिंड, इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्हें फादर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च भी कहा जाता है, जेम्स लिंड को। ठीक है, और 1978 में ये इशू हुआ था। और जो नेशनल कमीशन थी, और जो हमने देखा अभी, नेशनल कमीशन वो प्रोटेक्ट कर रही थी ह्यूमन सब्जेक्ट को, जो बायोमेडिकल और बिहेवियरल रिसर्च में है। ठीक है, तो ये था बेलमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या था, जो 3 प्रिंसिपल थे, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है एज ए सब्जेक्ट, उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, इसे ट्रीटिंग विथ डिग्निटी, उसके सम्मान के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। अलोविंग देम टू मेक देयर ओन चॉइस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको रहना है उस ट्रायल में, उस रिसर्च में तो रहना है, नहीं तो नहीं, वो विड्रॉ कर सकते हैं। बेनिफिशियल,
मतलब बेनिफिशियल, मतलब मिनिमाइज हार्म हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो फॉर बोथ रिसर्चर्स को भी, उस प्रोजेक्ट को भी, और जो पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट है, उनको भी। जस्टिस, थर्ड प्रिंसिपल था जस्टिस। इंश्योर दैट रिसर्चर्स जो मतलब ऐसा ना हो पूरा बर्डन ही उस रिसर्चर्स पे आ जाए, या पूरा बर्डन ही उस सब्जेक्ट पे आ जाए, ठीक है। इंश्योर करना था कि फेयर हो, जो बर्डन है, बेनिफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर्स के बीच, मतलब प्रोजेक्ट को और पार्टिसिपेंट को, ऐसा वो जस्टिस था, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। द बेलमेंट रिपोर्ट इशू इन 1978 by the National Commission for the Protection of Human Subject of Biomedical and Behavioral Research outline three important principles for ethical research. First, respect for person. This means that treating all individuals with dignity, allowing them to make their own choice, and being honest and upfront with them. Beneficiaries. Researchers should aim to do good by minimizing harm and maximizing benefit for both the researcher's project and the participant. Justice. It's important to ensure that the research procedures are fair and that the burden and benefits of researchers are distributed evenly among the potential participants. This principle covers the aspects such as obtaining informed consent, assessing risk and benefit, and selecting participants for research studies. तो जो हमने आज देखा, एथिकल रेगुलेटरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हार्मोनाइजेशन। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, जो आप देख रहे हो शायद, एक मिनट, जो हमारा तो जो हमारा ये टॉपिक है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, तो ये टॉपिक हम बाद में लेंगे। बाद में मतलब जो क्लिनिकल रिसर्च का हो जाएगा, और शायद हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर दें। लेकिन जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा है, और आपको इसमें जो भी पॉइंट है वो बाय हार्ट करने हैं। अगर अपना एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जॉब करनी है, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर जॉब करनी है, रेगुलेटरी अफेयर जॉब करनी है, किसी भी मतलब क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट में जॉब करनी है, इसमें क्या करते हैं, पहले तो आपको ICH GCP मतलब जो भी निकलती है उनकी वैकेंसी, तो उन्होंने वहां लिखा होता है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको आप इस टर्म से फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, बहुत ही स्लो लेंगे ये टॉपिक, और सबका बायट कर लेंगे, ठीक है। और आप मुझे, अगर सीरियसली कोई PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, कोई भी जो डिप्लोमा है क्लिनिकल रिसर्च का कंप्लीट करना चाहता है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे आपका नेम कमिटमेंट लिख के भेजो। जो सीरियस स्टूडेंट है, मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए ना सीरियस स्टूडेंट है या नहीं, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स हो, सीरियसली आपके कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका जो आपको समझ में नहीं आया ना, जो टॉपिक, मैं बार बार आपको समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर द सेशन, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइज।